उसके बाद में आप जैसे नियमित इसको लागू रखें, चालू रखें। जी सर, जी सर। बाद में जब भी आपको समय मिले उसको नियमित रूप से आप चालू रखें। ऐसा नहीं कि अपन जैसे ऑनलाइन मान लो 10 दिन कर लिया, उसके बाद में नियमित रूप से आप इसको करते रहें। और जब भी अपने विद्यालय खुले, बच्चियां जब स्कूल में आए तो बच्चों के साथ भी नियमित रूप से प्रार्थना सभा में इसको शेयर किया जाए। जी सर। ठीक, ओके, धन्यवाद सर। यहाँ भी डेली हम एक विषय विशेषज्ञ के वार्ताकार के रूप में भी नवाचार कर रहे हैं कि रोज हम एक बार किसी जैसे अपन विधि से संबंधित कल वार्ता अपने करवाई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर ला कॉलेज सिक्कर से करवाई थी, और श्रीमान थानाधिकारी जी जो है SHO श्री माधोपुर, उनसे वार्ता करवाई थी। और प्रतिदिन हम एक विषय विशेषज्ञ से इनकी आधे घंटे की वार्ता अपन ने रूबरू होके किया था। इस साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। की ओर से और अपने जो टीम है, टीम की ओर से सर का, ADVC सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आए और हमारे को मनोबल बढ़ाए मॉनिटरिंग के लिए और हमारे को आशीर्वाद स्वरूप बताया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम श्री माधोपुर को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से बहुत अच्छा कार्य करते रहें। आप सबके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आंखें खुली रखनी है और इस नासिका को दबाते हुए बाईं नासिका से अपन को श्वास अंदर खींचना है। फिर बाईं नासिका को बंद करना है और दाईं नासिका से सांस छोड़ना है। अब जिससे छोड़ा है उसी से वापस खींचना है। और फिर दूसरी नासिका से छोड़ना है। हाथों को सामने रखिए और झुकते हुए सीधे हाथों को जितना हो सके आगे खींचें और ठोडी जमीन पे लगाएं। माथा और ये जमीन पे लगाएं। हाथों को सामने सीधा खींच के रखना है हाथों को। धीरे धीरे उसी में अपने हाथों को भेजते हुए वापस उसी पोजीशन में आ जाए। इसको बोलते हैं शशांक आसन। एक बार और शशांक आसन। इसमें आगे से अपन ने जो घुटने मोड़े थे इनको खोलना है। फिर दाईं हथेली को ऊपर उठाएं और इसे अपने पीछे लेके जाएं और इसी प्रकार से बाएं को उठाते हुए इनको पीछे क्रॉस में करें। पूरा अपने ये कोहनी यहाँ से कान की साइड और इनको क्रॉस में करें और नजरें सामने। अब हम करते हैं मरीचासन या वक्रासन। वैसे पहले जैसे भद्रासन में बैठे थे स्टार्टिंग में, उसी पोजीशन में अपन बैठ जाएंगे। उसके बाद में अपना दायां पैर है उसको मोड़ेंगे और उसको बाएं पैर के पास, घुटने के पास रखेंगे। दायां हाथ पीछे लेके जाएंगे। बाएं हाथ से ये इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। पूरा पीछे क्रॉस कर रही हो। पीछे साइड गर्दन से हो, देखें। वापिस उष्ट्रासन। उसमें हमें पीछे जाना है, दोनों एड़ियों को पकड़ना है और जितना हो सकता है आप पीछे झुकिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए और अपने उसी पोजीशन में आ जाइए। जिनसे नहीं हो पाए वो ना करें। एक बार फिर दोनों एड़ियों को अपने हथेलियों से पकड़ना है और पीछे झुकना है। साइड में हेलो, दिखाई नहीं दे रहा।
प्रॉब्लम है मैडम, इसलिए नहीं दिख रहा। धीरे धीरे अपने वापिस आ जाएंगे, उसी भद्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे श्वास सीधा करते हैं, इसमें पेट के बल सो के आराम कीजिएगा। ये इसमें ऐसी पोजीशन रहेगी, पैरों को एकदम आराम से खुला कर दो और अपनी आराम से सो जाओ। दिख रहे हैं? एकदम रिलैक्स होके अपनी आराम से 5 मिनट के लिए इसी अवस्था में लेटे रहे। अपना ध्यान जो आपकी सांसें चल रही है उस पर लगाइए, आंखें बंद रखिए, बिल्कुल शांत चित्त मन से। ध्यान को कहीं मत भटकने दो, केवल सांसों के ऊपर लगाओ या जो केंद्र बिंदु होता है दोनों आंखों के बीच का स्थान होता है उसके ऊपर लगाए। बाएं हाथ नीचे रहेगा, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रहेगा और आराम से अपने 5 मिनट के लिए दुनिया से अलग होते हुए एकदम सो जाओ। इसमें एक तरीका और आता है, जैसे आप सोचते चलिए सबसे पहले मेरे पाँव सो गए, मेरे घुटने सो गए, इस तरह से शरीर के अंगों से आप ऊपर आते चलिए। मेरी कमर सो गई, मेरे हाथ सो गए, ठीक है ना, और लास्ट में कि हाँ मैं सो गई। तो इस तरह से आप सोचते हुए एकदम कि हाँ एकदम रिलैक्स माइंड होकर, और अगर ध्यान भटक रहा है तो केंद्र बिंदु पर लगाएं या जो आपकी सांसें चल रही हैं उनके ऊपर ये ध्यान लगाएं। देखिएगा थोड़ी देर में कुछ को नींद ही आ जाएगी। यस, अगर नींद आ गई तो वास्तव में ये आसन आपने बहुत सही किया है। उठ जाएं, हमेशा बाएं करवट से उठें। कभी भी आप कोई भी आसन करते हैं, उठते हैं तो बाएं करवट से ही उठें और आराम से बैठ जाएं। अगर कोई सो गए हो तो जाग जाएं। पहले अपनी पोजीशन लेनी है, सुखासन में बैठ जाएं, हाथ अपने घुटनों पे और मेरुदंड एकदम सीधा, गर्दन सीधी और आंखें बंद करें और अपने सांसों को गहरा लंबा खींचें और छोड़ें। ये आपको 5 से 10 बार इसको बढ़ा लें, लेकिन अभी आज हम 2 बार करेंगे। यस, बंद करना है। ये प्रथम जो अंगुली है इसको आंखों की पलकों पे, द्वितीय और तृतीय को नासिका के पास और चौथी को अपने ठुड्डी के पास। इस प्रकार अपन को इसकी पोजीशन लेनी है। इसके बाद गहरी लंबी सांस खींचनी है और अंदर ओम का उच्चारण करना है, जिससे अपन को भंवरे का गुंजन प्रतीत हो। यस, एकदम 1 मिनट के लिए अपना ध्यान लगाएं। सिर्फ अपने आते हुए और जाते हुए सांसों पर ध्यान दें। रगड़ते हुए इनमें उष्मा उत्पन्न कीजिए। धीरे धीरे अपने आंखों पे लगाते हुए पूरे चेहरे पे लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ये अपने प्राणायाम सीधी इसी पोजीशन में
ये सभी अपन को सीधी रखनी है। इसको बोलते हैं भद्रासन। ये भद्रासन की प्रथम अवस्था है, इसी में इसकी द्वितीय अवस्था में आएगी। इसके लिए हमें दोनों पैरों को करना है, पंजों को हाथों से ऐसे फोल्ड करना है और इनको एड़ियों को अपने समीप लाइए। मूलाधार के पास जितना ला सकते हैं। और इस पोजीशन को, ये भी भद्रासन की दूसरी अवस्था है। सीधे ऐसे बैठिए, जैसे बटरफ्लाई वाला करते हैं, सभी का करेंगे। अभी आपसे नहीं हो तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना होना है उतना ही करना है। घर पे आप इसे के नीचे तकिया रख सकते हैं, घुटने के नीचे यहाँ पे तकिया रख सकते हैं और उस पे ये रखा जाता है। धीरे धीरे इसको जमीन पे टच करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो आप नहीं करेंगे। पहले दायां पैर पीछे मोड़े, फिर बायां मोड़े, एड़ियों पे नितंब, एड़ियां अपनी नितंब के नीचे लगाएं और बाएं पैर के अंगूठों के ऊपर दाहिने पैर का अंगूठा रखना है। पीछे से दिखा दो ना। ये मैडम आपको पीछे से करके दिखा रहे हैं और मैं इधर सामने। इसमें भी अपन को सीधी रखनी है, ये मेरुदंड अपना सीधा रखना है और पैरों की अवस्था, हाथ घुटनों पे, कमर और ये अपनी गर्दन सीधी और नजरें दूरी पे बना के रखिए, एक जगह नजरें टिका के रखिए। यही एक आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। और सभी आसनों में बताया जाता है कि हमें भूखे पेट या खाली पेट ही करना है, लेकिन वज्रासन को अपन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर इस अवस्था में बैठेंगे तो अपने पाचन शक्ति अच्छी होगी। अब इसी पोजीशन में बैठे हुए अर्ध उष्ट्रासन, पैरों को जो अभी पंजे क्रॉस कर रखे थे उनको दोनों को पास पास चिपका लेंगे और अपने एकदम सीधे ऐसे हाँ सीधे हो अपने खड़ा होना है। ये हाथों को यहाँ पे रखना है पीछे से और धीरे धीरे पीछे झुकना है। ये अपना है अर्ध उष्ट्रासन। आपको 6 तरह के ब्लॉक्स बताइए थे इसमें, जिनके नाम है राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, लोअर डबल ब्लॉक, अपर ब्लॉक, अपर डबल ब्लॉक। यानी अलग अलग एंगल से प्रतिद्वंदी जिधर से आप पे वार कर रहा है, राइट साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड से कर रहा है, ऊपर से कर रहा है, नीचे से कर रहा है, या मान लीजिए कि ऊपर से दोनों साइड से एक साथ वार आया या ज्यादा हमला एक साथ आया, तो उस स्थिति में हमें किस तरह से उस वार को रोकना है। तो यहाँ एक एक ब्लॉक को आराम से आपको दिखाया जाएगा विद डेमो के साथ, और फिर एक साथ कंटिन्यू सभी 6 ब्लॉक्स की तैयारी आप कैसे करें उसका भी हम यहाँ पर आपको सीधा डेमो दिखाएंगे, अभ्यास करवाएंगे, 2-3 बार आपको करके दिखाएंगे और फिर ये अभ्यास आप बाद में कीजिए। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं हमारे राइट ब्लॉक की ओर से, यानी राइट यानी दाहिनी दिशा की ओर से आपके ऊपर हमलावर हमला कर रहा है, तो आप इसे कैसे ब्लॉक करेंगे, इसको हम कहेंगे राइट ब्लॉक। तो हमारे साथ सीमा जी और सुमन भाई जी जो आपके सामने बिल्कुल लाइव है इस समय, वो आपको करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको राइट ब्लॉक करना है। हाँ जी, टोली अलर्ट, राइट ब्लॉक। अब आप देखिए इनको ध्यान से, इनका जो हाथ है राइट हैंड
वो ऊपर की ओर लगभग 90 डिग्री कोण या 90 से थोड़ा ज्यादा बनता है ये, क्योंकि 90 तो बिल्कुल ये हो जाता है। अब आप कहोगे कि 90 ही क्यों बनाया? अब ये तो आपके सोच की बात है कि लाठी इधर से आई है तो ये कोण 60 डिग्री रह जाएगा, इधर से आई है तो ये 80 हो जाएगा, इधर से आई है 90 और इधर से आई है तो ये 110 डिग्री 150 डिग्री। मतलब हाथ आपके कहाँ से आ रहा है, उतने भी तो जाएगा कि हाथ तो यह मतलब राइट साइड से जब आक्रमण हो रहा है उसके अनुसार आपका जो यह हाथ है ये जितने डिग्री पर, अगर यहाँ से आया तो ये लगभग 130 डिग्री खुल गया है, यहाँ पे आया तो ये लगभग 110 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो इस तरह से आपका जो ये हैंड है ये चलेगा। इसमें देखिए आप राइट पाम स्वतः ही, क्योंकि हम बॉडी जो वेट ट्रांसफर हो रहा है स्वतः ही राइट पाम और हाथ के ऊपर बॉडी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हमारा राइट ब्लॉक। आगे है लेफ्ट ब्लॉक। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, इनका लेफ्ट हैंड है जो वो ऊपर ब्लॉक की पोजीशन में चला गया है और राइट हैंड पंच मारने के लिए तैयार है। जैसे ही लेफ्ट नीचे आएगा आप राइट से पंच का वार कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरे हाथ की जो मुट्ठी है वो बंद है, जैसे इस तरह से ये नीचे की ओर है और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की ओर है और इनके जो लेफ्ट पाम है वो हैंड के साथ आगे की दिशा की ओर बढ़े। रिलैक्स। अब ये जो दो मूवमेंट किए हैं इन्होंने, दोनों मूवमेंट एक साथ ये करते हैं। यस, टोली अलर्ट, ब्लॉक स्टार्ट। ये राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक, ये लेफ्ट ब्लॉक, दोनों मूवमेंट एक साथ, यानी आगे की ओर बढ़ते हुए। जो हमारा पहले राइट साइड से हमने ब्लॉक किया, यानी राइट साइड से जो प्रतिद्वंदी ने हमारे पर आक्रमण किया था उसको हमने रोका। उसके बाद में जो लेफ्ट साइड से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ उसको हमने रोका आराम से। तो इसमें आप देख सकते हैं अब ये आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। अब आपको ध्यान देने वाला ब्लॉक, अब आपको सबसे पहले लोअर ब्लॉक की पोजीशन देख लीजिए। इसमें दोनों तरीके हैं, आप डायरेक्ट लोअर ब्लॉक पे भी आ सकते हैं, आप लेफ्ट ब्लॉक से लोअर ब्लॉक पे भी आ सकते हैं और राइट ब्लॉक से भी लोअर ब्लॉक के ऊपर आ सकते हैं। अब ये आपको डायरेक्ट यहाँ से लोअर ब्लॉक के लिए जाएंगे। यस, लोअर ब्लॉक। अब आप देखिए पांव के साथ इनका जो हाथ है वो नीचे की ओर गया है, यानी नीचे से आक्रमण आ रहा है तो उसको ये रोकने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप मान लीजिए कि राइट ब्लॉक पे दे तो वहां से भी आप लोअर ब्लॉक पे आएंगे, जैसे ये अभी करके दिखाएंगे आपको। राइट ब्लॉक पे जाइए, राइट में। अब ये थोड़ा इधर से कैमरे के आगे दिख रहा है आपको, कैमरे के आगे करिए। ये राइट ब्लॉक पे है। अब यहाँ से ये डायरेक्ट लोअर ब्लॉक पे जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लोअर ब्लॉक पे जाइए, ये नीचे की ओर इनके हाथ आ गए और ये लोअर ब्लॉक कर रहे हैं। इसी तरह फिर से कंटिन्यू तीनों स्टेप अभी हम आपको करके दिखाएंगे। पीछे जाइए, पीछे से आप आगे आते हुए ये तीनों स्टेप करेंगे कंटिन्यू, जिसमें पहले राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक और उसके बाद में लोअर ब्लॉक। यस, स्टार्ट, अलर्ट, स्टार्ट, ब्लॉक स्टार्ट। ये राइट ब्लॉक, ये लेफ्ट ब्लॉक, अब लोअर ब्लॉक, ये लोअर ब्लॉक। तो ये तीनों ब्लॉक्स है जो हमारे लेफ्ट, राइट और लोअर। रिलैक्स। ये डबल ब्लॉक, यानी दोनों हाथों से हमें नीचे की ओर लोअर में ब्लॉक करना है, यानी वार को रोकना है। तो एक बार ये आपको पहले साधारण करके दिखाएंगे कि हाथ कहाँ ले जाने। यस, लोअर ब्लॉक करके दिखाइए। अब आप देखिए इनके जो हाथ है ये इस तरह से ऐसे आपस में टच नहीं है, टच की जरूरत नहीं है, ऐसे दोनों मतलब बीच में थोड़ा सा गैप रहता है और दोनों हाथ नीचे की ओर प्रतिद्वंदी का वार रोकने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं। इसको दोनों एंड्स का इस्तेमाल हो रहा है। पहले वाले में एक हाथ का इस्तेमाल हो रहा था नीचे वार को रोकने के लिए, इसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल हो रहा है वार को रोकने के लिए। तो इसको कहा जाता है लोअर डबल ब्लॉक। आप नाम पे मत जाइए, वार रोकना कैसे, हमें हाथों की पोजीशन क्या करनी है वो चीज हमें सीखने वाली है कि हाँ हमारे हाथ कहाँ जाने चाहिए। तो इस तरह से आप ये लोअर डबल ब्लॉक करेंगे पूरे रोटेशन में। बार बार वो चीज आ रही है ताकि आपको याद हो जाए
ये शुरू से आपको डबल ब्लॉक तक जाएंगे, यानी 4 स्टेप करेंगे, राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक, लोअर ब्लॉक और लोअर डबल ब्लॉक। यस, सबसे पहले ये तैयार हो गए ब्लॉक्स के लिए। अब राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, लोअर डबल ब्लॉक। ये देखिए चारों पोजीशन कंटिन्यू। जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें इस तरह से कंटिन्यू इन ब्लॉक्स का अभ्यास करना होगा। रिलैक्स। तो इस तरह से ये चारों ब्लॉक्स जो हमारे हैं वो कंटिन्यू हमें प्रैक्टिस में लेके आने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपर ब्लॉक, यानी सामने से ऊपर की ओर से कोई आपके मुंह पे या सिर पे वार करना चाह रहा है तो आप उसको पोजीशन अपर ब्लॉक। अब आप देखिए इनका जो राइट हैंड ऊपर की ओर चला गया है, उसके साथ ही राइट पांव आगे की ओर आ गया है, यानी ऊपर से हमलावर चेहरे के ऊपर या सिर के ऊपर की तरफ से अगर आपके ऊपर वार कर रहा है उस समय ये हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो हमारा हाथ का हिस्सा होता है ये सबसे मजबूत होता है और वार को आसानी से झेल लेता है। तो ये अपर ब्लॉक है। आराम से। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है अपर डबल ब्लॉक, इसमें दोनों ही हाथ, मान लीजिए कि आपके पास ऊपर की साइड से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आक्रमण जब हो रहे हैं तब आपको क्या करना है। उस स्थिति में आप देखिए, यस, टेक पोजीशन, अपर डबल ब्लॉक। ये देखिए आप, तो दोनों हाथ ऊपर की ओर, ये इस तरह से इनके हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा और राइट और लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर चले गए हैं तो आपके मतलब सिर और चेहरे का संपूर्ण बचाव हो गया। सामने वाला हमारे सिर, जैसे हम नाजुक अंगों की बात करते हैं ना, अगर अगले वाले ने हमारे नाक पे वार कर दिया तो फिर हम घायल है, या हमारी आंखों पे वार किया या हमारे सिर पे लाठी डाल दी तो हम घायल है। तो ये उसको रोकने के लिए ये ब्लॉक्स काम में आता है। रिलैक्स। अब मैंने आपको 6 ब्लॉक बताए, उन 6 ब्लॉक्स की एक साथ आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो चीज आप देखिए। कंटिन्यू ये ब्लॉक चलेंगे, राइट, लेफ्ट, लोअर, लोअर डबल, अपर और अपर डबल ब्लॉक्स। जो 6 तरह के जो ब्लॉक है, यानी रोकना है प्रतिद्वंदी के वार को, जो रोकना है तो 6 कंटिन्यू चलेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा। यस, तो ये लेफ्ट, जगह कम पड़ रही है क्या? उधर से आ जाओ। तो थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही हूँ मैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, 6 बार एक साथ दिखाने से। यस, टोली अलर्ट, ब्लॉकेज स्टार्ट। राइट ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक, लोअर ब्लॉक, लोअर डबल ब्लॉक, अपर ब्लॉक, अपर डबल ब्लॉक। रिलैक्स। आपने देखा इस पोजीशन के अंदर कि हर ब्लॉक के साथ इनका जो पैर का मूवमेंट है वो भी साथ चलता है। आपने इस चीज नोट कीजिए आप इस चीज को कि हाथ के मूवमेंट, मतलब हाथ तो हमारा ब्लॉक की पोजीशन में जाता ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पैर है वो हाथ के साथ मूवमेंट करता है, जिससे हमारी बॉडी का वेट ट्रांसफर होता है और हम आसानी से प्रतिद्वंदी के वार को रोक सकते हैं। ये आपने देखा, इन्होंने फिर ब्लॉक का इस्तेमाल किया और उनको रोका। अब ये नेक्स्ट दिखा रहे हैं, फिर अपन एक साथ चर्चा कर लेंगे। यस, अटैक कीजिए। अब आपने देखा इन्होंने वार किया था, इन्होंने ब्लॉक करते हुए उनका हेड पकड़ा, उनको पीछे लेके गए और जो हमने शुरुआत में आपको याद होगा कि गिराना सिखाया था अलग अलग तरीके से, तो पीठ के ऊपर से उनके बॉडी वेट को लेते हुए उनको नीचे गिरा दिया। इसी तरह से हम, हाँ, अच्छा लग रहा है क्या?
समझ में भी आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लगेगा हमको देखने में, गिरे तो पता चले। हाँ, तो आप और देखिए 2-3 टेक्निक्स और अटैक एंड डिफेंस की यहाँ पे अलग अलग करके दिखा रहे हैं आपको। हाँ जी, अटैक कीजिए। देखो हील है और बस हमें दिखानी है लाठीवार को रोकना। अब आप देख रहे हैं सीमा जी के हाथ में लकड़ी है, कोई भी हो सकता है हाथ में। ये इसे अटैक करेंगे और वो डिफेंस करेंगे, और उसके बाद में वो कैसे अटैक कर पाते हैं। चलो, ये इन्होंने क्या किया है, डबल ब्लॉक, डबल अपर ब्लॉक, दोनों हाथों से लाठी के वार को रोका है। अब ये क्या करेंगे, और उनके हाथ घुमाते हुए पीछे की तरफ उनकी कोहनी मोड़ दिया। प्रतिद्वंदी क्या हो गया, एकदम धराशायी हो गया है, क्योंकि अगर आपकी कोहनी कोई पीछे ले जाके मोड़ देगा तो वो कोहनी, फिर वो व्यक्ति हताश है, मतलब वो अब वो वार करने की सिचुएशन में है ही नहीं। उसके बाद में वो देखिए पीछे से उनके घुटनों पर वार करते हैं, तो वो उनको आसानी से नीचे गिरा सकते हैं और उस व्यक्ति के हाथ से वो लकड़ी नीचे छूट जाती है। तो ये इस तरह से जैसे आप पे किसी लटका, लाठी का, लकड़ी का वार। आत्मसम्मान की कुछ निशानियां होती है कि अपने रंग रूप को लेकर के खुद में कोई कमी अगर कोई महसूस करता है तो वो गलत है। दूसरा है कोई अहंकारी होता है, लालच दिखाता है। कई बार अपने डिपार्टमेंट की बात कहते हैं कि अब मैं खुद एक संस्था प्रधान हूं, तो मैं कई बार मैडम वगैरह या सर वगैरह उनको कोई काम बताती हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये काम हमारे से नहीं होएगा, मेरे पास तो इतने चार्ज है। ऐसा अगर ये करते हैं तो ये भी गलत है। देखिए, अगर अपने को जो काम दिया जाता है अगर वो अपन शिष्टता से स्वीकार करते हैं तो वो भी एक आत्मसम्मान की निशानी है। अगर अपने को नहीं आता है तो पूछिए, दूसरे से पूछिए, खुद संस्था प्रधान से पूछ लिए कि मैडम मुझे ये काम नहीं आता, सर मुझे ये काम नहीं आता, आप बताएंगे तो मैं इसे सह स्वीकार करूंगी। और हर काम, कोई भी काम है अगर लेंगे तो सीखेंगे, उसके टच में रहेंगे तो सीखेंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं सीखेंगे। शिक्षिकाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो कौन सा है, अध्यापिका मंच। तो अध्यापिका मंच क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि अध्यापिकाओं के मतलब ज्यादातर रूटीन ये रहता है कि घर से स्कूल और स्कूल से घर आना जाना रहता है। तो वो मान लो अपना क्षमता अभिवर्धन नहीं कर सकती, या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकती, या फिर अपनी समस्याओं का समाधान कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसमें कोई भी महिला है वो अपनी बात अध्यापिका मंच के थ्रू उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकती है। अब इसके जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि अध्यापिकाओं की जो भी समस्याएं होंगी वो अध्यापिका मंच के थ्रू उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकती है। साथ ही अगर अध्यापिका मंच में कोई अध्यापिका ऐसी है जो विद्यालय में मतलब कोई अध्यापिका उसकी सदस्य है या संयोजिका है, सह संयोजिका किसी भी पद पर है, तो वो अपने विद्यालय की बालिकाओं के लिए एज ए रोल मॉडल कार्य करेगी। इसके अलावा अध्यापिकाओं की क्षमता अभिवर्धन के लिए भी ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कि काफी अध्यापिकाएं ऐसी हैं जो बच्चों को पढ़ा करके ठीक है होमवर्क डाल दिया, पढ़ा दिया, अपना सब्जेक्ट पढ़ा दिया, उसके अलावा उनको कार्यालय संबंधी या फिर अपने जैसे सैलरी निर्धारण है, सैलरी कैसे बनती है, टीए बिल किस प्रकार बने जाते हैं, या फिर अपने जीपीएफ वगैरह किस प्रकार की कटौती होती है, तो इन सबके निर्धारण को सीखने के लिए भी मतलब खुद में क्षमता अभिवर्धन के लिए भी ये मंच लॉन्च किया गया है। अब इसका गठन किस प्रकार किया जाता है, अध्यापिका मंच का जो गठन होता है वो ब्लॉक स्तर पे होता है। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में सभी विद्यालय से आवेदन मांगे जाते हैं अध्यापिका मंच हेतु अपने सीबीओ कार्यालय से। इस बार कोरोना काल में मांगे या नहीं मांगे, पिछली बार जो गर्ल्स स्कूल थी उसमें संयोजिका सह संयोजिका बनाया था। आप जितने भी कैंडिडेट थे अगर उपस्थित थे तो आपको याद होगा। तो पहले आवेदन मांगे जाते हैं, एक स्कूल से अधिकतम 2 आवेदन लिए जाते हैं और फिर उसके बाद में सीबीओ, अगर कोई पुरानी अनुभवी शिक्षिका होती है, पहले अध्यापिका मंच की संयोजिका सह संयोजिका होती है, उनके साथ में मिलकर के और फिर प्रथम आमुखीकरण बैठक रखते हैं और उसमें एक जो अनुभवी शिक्षिका होती है या फिर ये मान लो कि ऐसी शिक्षिका
जो अपना गतिविधियों में मतलब उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है तो उनको संयोजिका बनाया जाता है, और दूसरी एक होती है वो सह संयोजिका होती है, साथ में 5 सदस्य बनाए जाते हैं। फिर वो अपनी प्रतिमाएं बैठक सीबीओ कार्यालय में रखती है। तो अध्यापिका मंच का जो गठन होता है वो तो ब्लॉक स्तर पे होता है। उसके बाद में दूसरा जो मंच है वो है मीना मंच। मीना मंच प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालिकाओं के लिए रखा गया है कि जो 1 से 8 तक की जो बालिकाएं हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपनी कोई समस्याओं का समाधान हो तो वो उस मंच के माध्यम से करवा सके। तो इसमें मीना कौन है ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मीना एक काल्पनिक बालिका का काल्पनिक चरित्र है। वो बच्ची साहसी है, उसमें मतलब उल्लास और सहायता करने का भाव रखती है वो, और अपनी समस्या समाधान करवाने से कभी भी किसी से भी बातचीत करने से हिचकिचाती नहीं है। तो ऐसी एक मीना का काल्पनिक चरित्र रखा गया है। इसका जो गठन किया जाता है वो कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को लिया जाता है, 4 और 5 की बालिकाओं को भी लिया जाता है। तो अगर इसका आप गठन के लिए लिखना चाहे तो थोड़ा सा कॉपी में लिख भी सकते हैं कि कक्षा बालकों को भी लेते हैं, मैं बता रही हूँ। कक्षा देखिए कक्षा 8 से इसमें कुल 26 सदस्य होते हैं। कक्षा 3 से और कक्षा 4 से केवल बालिकाएं ली जाती है। कक्षा 3 से 2 बालिकाएं, कक्षा 4 से 2 बालिकाएं और कक्षा 5 से 3 बालिकाएं। उसके बाद में 6, 7, 8 से 5 बालिकाएं प्लस 2 बालक लिए जाते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में 5 बालिकाएं और प्लस 2 बालक रखे जाते हैं। उन बालक और बालिकाओं में एक बालक बालिका को प्रेरक के लिए मनोनीत किया जाता है और एक को सह प्रेरक के लिए। फिर प्रेरक और जो सह प्रेरक होते हैं उनमें से केवल और केवल बालिका को ही, बालकों को नहीं, बालिका को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस मंच का बनाया जाता है। और उसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि एक ऐसी बालिका को प्रेरक या सह प्रेरक बनाया जाता है जो कहीं दूर दराज से विद्यालय आ रही हो या फिर कोई जो भी स्कूल में गतिविधियां होती है उनमें अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर रही हो, या फिर अपने जैसे मान लो उनके घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते फिर भी वो अपने गार्जियंस को समझा बुझा करके और विद्यालय आ रही हो, तो ऐसी लड़की को प्रायिकता दी जाती है। अब इनका कार्य, ये जो गठन हो गया फिर इनके क्या कार्य होते हैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे अभी मैंने आपको एक वो परिस्थिति रखी थी आपके सामने, ऐसे कई एक्टिविटी होती है जिनसे बच्चे सीखते हैं। तो मीना मंच में एक मीना वाचनालय होता है। मीना किट आपके सभी स्कूलों में आया हुआ है। किट के बारे में बात कर रही थी कि सभी विद्यालय में एक मीना किट आया हुआ है। उसमें छोटी छोटी काफी बुक्स होती है, तो उसको लाइब्रेरी में एक मीना वाचनालय, लाइब्रेरी में या फिर और कोई रूम में एक मीना वाचनालय बना लीजिए। और फिर वहां से क्या होता है, जो प्रेरक और सह प्रेरक होते हैं उनके कार्य होते हैं कि वो प्रतिदिन बच्चों को वो बुक से बांटेंगे और प्रतिदिन वो वापस दूसरे दिन वो उनसे वापस ले लेंगी। तो ये जो बुक्स का जो वितरण करना होता है वो भी मीना मंच के सदस्यों का कार्य होता है। जो अध्यापिका होती है सुगमकर्ता मीना मंच की, वो केवल मार्गदर्शन का कार्य करती है। उनका कोई इतना कोई खास काम नहीं होता इसमें, केवल बच्चों को केवल इतना समझाने का कार्य होता है कि आपको ये करना है, प्रेरक को ये करना है, सह प्रेरक को ये करना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनको कार्य केवल वितरित करने होते हैं। फिर सारी गतिविधियां अपने आप वो करते हैं। रजिस्टर वगैरह जो मेंटेन करने होते हैं वो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही करते हैं कि आज क्या गतिविधि हुई। जो महीने की जो मासिक बैठक होती है उसका एजेंडा भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही तय करते हैं। तो इसके अलावा जैसे प्रवेश उत्सव मनाया जाता है तो उसमें भी मीना मंच के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा घर घर जाकर के ड्रॉप आउट बच्चों से संपर्क करना, या फिर ऐसे बच्चे जो मतलब कि काफी दिनों से एब्सेंट रह रहे हैं तो उनसे संपर्क करना भी उनका कार्य होता है। इसके अलावा एक उपस्थिति सुनिश्चित करना कि उपस्थिति चार्ट बनाया जाता है हर क्लास के लिए, कक्षा 1 से 8 के लिए। उस उपस्थिति चार्ट को भी
प्रेरक बनाते हैं और सभी बच्चों की उपस्थिति उसमें नोट की जाती है। हर माह की उपस्थिति, अगर एक बच्चे की उपस्थिति 20 से, एक मंथ में 20 से ज्यादा उपस्थिति होती है तो उसको स्टार दिया जाता है और ग्रीन स्टार दिया जाता है, और अगर 15 से कम उपस्थिति होती है तो उसको येलो स्टार दिया जाता है। और फिर जो ग्रीन स्टार और येलो स्टार वाले बच्चे होते हैं उनको प्रार्थना स्तरीय कार्यक्रम में बताया जाता है कि आपके जो ग्रीन स्टार वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मोटिवेशन के लिए क्लैपिंग करवाई जाती है प्रार्थना में, ताकि वो बच्चे मोटिवेट हुए और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित बनी रहे। इसके अलावा गुणवत्ता शिक्षा हेतु सीखने सिखाने के जो प्रतिफल है उनके लिए भी है ना सुगमकर्ता को उनके लिए मोटिवेट करना होता है कि जैसे छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को, कि कोई इंग्लिश के वर्ड, जैसे मैं 1-2 एक्टिविटी बताऊंगी कि कोई इंग्लिश के वर्ड सिखाने हैं, किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहे, रोज आप सिखा रहे हो फिर भी, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी करवा लीजिए। जैसे अप डाउन की है, इन आउट की है, तो आप गोला बना करके सभी बच्चों को एक साथ खड़े करके और फिर उसके अंदर लाओगे तो उसको इन बोलोगे, आप बाहर जाओगे तो आउट बोलोगे, बैठोगे तो डाउन, खड़े होंगे तो आप इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी करवा सकते हैं आप। वो एक्टिविटी एक बार आप सुगमकर्ता करवा दीजिए, उसके बाद में जो मीना मंच के सदस्य हैं वो भी ये एक्टिविटी कोई भी जब शनिवार ये कार्यक्रम होते हैं या मीना मंच की बैठक होती है उसमें वो भी करवा सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा मंच है वो है गार्गी मंच। गार्गी मंच है वो कक्षा माध्यमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो कक्षा 9 से 12 तक की छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वो मंच लॉन्च किया गया है। और इसमें कक्षा 8 की भी कुछ छात्राएं होती हैं। इसमें कुल जो सदस्य होते हैं वो 23 सदस्य होते हैं। 23 सदस्य होते हैं। तो 23 सदस्यों में मैडम इनको भी देखो, एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि कक्षा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनमें कक्षा 8 से 12 तक, तो कक्षा 8 में केवल छात्राएं होती है 5 छात्राएं। 9, 10, 11, 12 में 3 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। और जो 10 तक की जो स्कूल है, मतलब माध्यमिक जो स्कूलें हैं उनमें 5 लड़कियां होती है, मतलब 5 की 15 हो गई। और कक्षा 9 और 10 से 4 लड़के होते हैं, तो 15 और 8 23 हो गए। इसमें कुल सदस्य 23 होते हैं। और मीना मंच में कुल सदस्य फिर दोबारा हो गए, मीना मंच में कुल सदस्य 26 होते हैं। तो अब देखिए, जो भी अपने शिक्षा विभाग के जो भी उच्च अधिकारी आते हैं वो अवलोकन प्रपत्र लेके आते हैं, तो उसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है मीना मंच का गठन किया गया है यस या नो, गार्गी मंच का गठन किया गया है यस या नो, और उसके भी नंबर होते हैं। इसलिए हर स्कूल में ये रजिस्टर मेंटेन करके रखिए। ये 3 मंच थे जो समग्र शिक्षा के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और इनके जो मेन उद्देश्य है तीनों के, ज्यादातर यही है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए